प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पाकिस्तान बनने से पहले भी थी। उनको कहा जाता था एमएलए। तरह पाकिस्तान बना, एक रेजोल्यूशन आया। ज़माने में क्या होता था कि रजिस्टर होता था, वो रजिस्टर अभी भी है, हमारी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। लेकिन उस रेजोल्यूशन ने उनको नील डाउन करा दिया। नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना मुल्क चाहिए। तो जब वो पास हुआ रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान बना। 3 या 4 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अपना खून निकाल के रजिस्टर पे साइन किया। मैसेज था ब्रिटिश के लिए कि हम अपने मुल्क के लिए खून देने के लिए तैयार हैं। पहला झंडा पाकिस्तान का लियाकत अली खान ने वेव किया असेंबली में कि हम पाकिस्तान हमने बनाया और ये हमारी नेशनल असेंबली है। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें साफ हर चीज़ क्लियर है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन प्रोटेस्ट होता है कि आप अपने चेयर पे जाएं, वहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट करें तो वो रिकॉर्ड भी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन वज़ायत खोखर में खुशामदीद। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम इदारा है। जो शख्स मुल्क के आइन और कानून पर यकीन रखता है वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे यकीन रखता है। और हम बात करेंगे ख़ास तौर पर सिंध की सूबाई असम्बली की। ये वो असम्बली है जिसने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान की खालिक है, पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद मंजूर की। और उसी सिंध असम्बली की जो अहमियत इस हवाले से भी है कि उस सिंध असम्बली में मुसलसल ख़ानदानी तौर पर जब मुंतखब होते हैं और स्पीकर होते आ रहे हैं, इस वक्त भी दूसरी मरतबा ख़ुद सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए हैं। उनसे पूछेंगे सिंध असम्बली की तारीख़, एक इसका बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन भी रहा है, डेमोक्रेसी के हवाले से भी कंट्रीब्यूशन रहा है और मुल्क की तरक्की के हवाले से भी सिंध असम्बली का जो रोल है वो काफ़ी बेहतर रहा है, अहम किरदार रहा है। इसी हवाले से एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो सिंध असम्बली की दूसरी मरतबा स्पीकर भी रहे हैं, स्पीकर आगा सराज खान दुरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सिंध असम्बली ने तो करारदाद पास की, आप के चचा जान भी स्पीकर रहे सिंध असम्बली के। आपको हम देखते हैं, एक इंसान होता है जिसको पेन होता है, जो तकलीफ़ फील करता है या किसी भी इदारे की, ये एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, इसकी तरक्की के लिए भी कोशिशें करता रहा है, हम देखते रहे हैं। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को भी बता दें, इसकी तारीख़ के मुतालिक भी बता दें। देखिए, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और ये पाकिस्तान बनने से पहले भी थी। उस ज़माने में इनको कहा जाता था एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसकी जो एरिया थी वो उसमें बॉम्बे भी था, मुल्तान भी था, कलात भी था, हब भी था। ये हिस्सा था सिंध का जिसके अंदर ये एमएलए कहलाते थे। जो भी मेंबर्स होते थे उस वक्त सर शाहनवाज भुट्टो, मेरे दादा होते थे आगा शमसुद्दीन खान दुरानी साहब, वो होते थे। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम आगे आया, अंग्रेज़ों ने बाइफरकेट किया वो एरिया जो अभी नहीं है हमारे पास। बट सिंध असम्बली रही। सिंध के जो इश्यूज़ थे उस वक्त बिफोर पार्टीशन वो उन्होंने उठाए। आखिर वो आपको पता होगा कि जिस तरह पाकिस्तान बना, एक रेजोल्यूशन आया। उस ज़माने में रेजोल्यूशन रजिस्टर पे लिखते थे। आजकल तो हम पेपर पे साइन करके और स्पीकर को देते हैं, फिर स्पीकर हाउस में पुट करता है और हाउस अगर अलाउ करता है तो फिर उसको हम डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज़ उस ज़माने में क्या होता था कि रजिस्टर होता था, वो रजिस्टर अभी भी है, हमारी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, जिसमें सारे मेंबर साहिबान जो पार्टिसिपेट करते थे उनके नाम लिखते थे। और फिर जैसे आइज़ और नोज़ होते हैं तो वो उनके ऊपर लिखा होता है कि कितने लोगों ने आइज़ कहा, कितने लोगों ने नोज़ कहा। तो जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन आया तो उसमें काफ़ी हैवी और सीरियस डिबेट थी, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाह रहा था कि उसका एक हिस्सा अलग हो जाए और ब्रिटिश वाले भी नहीं चाह रहे थे कि बाइफरकेशन हो, उनका पावर कम होगा। लेकिन उस रेजोल्यूशन ने उनको नील डाउन करा दिया कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना मुल्क चाहिए। तो जब वो पास हुआ रेजोल्यूशन, उसके बाद पाकिस्तान बना।
उसमें 3 या 4 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने अपना खून निकाल के रजिस्टर पे साइन किया। वो बेसिकली मैसेज था ब्रिटिश के लिए कि हम अपने मुल्क के लिए खून देने के लिए तैयार हैं। तो उसके अलावा भी बहुत बड़ी वास्ट हिस्ट्री है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने यहाँ पे ओथ लिया आउटगोइंग गवर्नर जनरल से, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली रही लियाकत अली खान साहब ने अटेंड की। उसके बाद पहला झंडा पाकिस्तान का लियाकत अली खान ने वेव किया असेंबली में कि हम पाकिस्तान हमने बनाया और ये हमारी नेशनल असेंबली है। तो इस तरह वास्ट चीज़ें होती रही हैं और लॉ मेकिंग में हमेशा पूरे इस वक्त में पाकिस्तान कहूँगा पिछले जो 5 साल थे बिफोर कोरोना, पूरे 5 साल में नंबर 1 पे सिंध असेंबली रही लॉ मेकिंग में, आपके रेजोल्यूशंस में, अमेंडमेंट्स में। और हमने एक बिल पास किया हिंदू मैरिज बिल, आपको याद होगा, जो अपोजिशन साइड से आया था। अपोजिशन की मेजॉरिटी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो पॉजिटिव था तो मुझे एक रोल प्ले करना पड़ा एज अ ब्रिज। तो उस वक्त की अपोजिशन, उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ बैठ के मैंने कहा ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि आप माइनॉरिटी का जो बिल है वो आप उसको आप सपोर्ट करेंगे तो एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। तो वो हो गई। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती रहीं और डिफरेंट। मुझे भी तकरीबन 30 साल हो गए इस असेंबली में मेंबर रहा हूँ, अपोजिशन में रहा हूँ, कैबिनेट में रहा हूँ, सिंध कैबिनेट में। अभी ये सेकंड टाइम है मेरा स्पीकरशिप। मेरे वालिद साहब जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में स्पीकर रहे। मेरे ताया जो थे वो बिफोर पार्टीशन और पार्टीशन के बाद स्पीकर रहे। तो एक थर्ड जनरेशन है और एक अच्छी फीलिंग होती है कि हमारे ख़ानदान ने इस मुल्क की खिदमत की है, खुसूसन सूबे की बहुत बड़ी खिदमत की है। तो वो एक एजेंडा लेके मैं भी आगे निकला हूँ और कोशिश यही है कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे और ये 5 साल जो है मैं कामयाबी से कंप्लीट करूँ, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं वो आपने देखे हैं असेंबली में। बिल्कुल उसी पर भी आते हैं, मगर अब मतलब एक हमने देखा कि सिंध असेंबली का हाल भी नया बना, एमपी हॉस्टल भी बन रही है और भी चीज़ें जो है काफ़ी बन रही हैं, और इसमें काफ़ी ज़ाहिर है मुश्किलात भी आई होंगी आपको, क्योंकि अच्छे काम के लिए मुश्किलातें आती हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको, क्योंकि कानून साजी के हवाले से भी आपका किरदार रहा है कानून सिंध असेंबली का, जिस तरह आपने भी फरमाया कि एक पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे भी रहा। तो ये किस तरह से उनको किस तरह से आपने फेस किया? देखिए वो जो असेंबली की जो रिहाइश जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ सिंध असेंबली नहीं बना रही है, वो हर सूबे की जो असेंबलियाँ हैं वो अपने एमपीएस के लिए रिहाइश रखते हैं। और जो पुरानी रिहाइश थी जो ख़त्म हो गई थी, जिसकी लाइफ टाइम ख़त्म हुआ था, उसको हॉस्टल कहते थे। जैसे कॉलेजेस में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उनको एक कमरा अलॉट होता था और उनको वहाँ थोड़ी खाने की फैसिलिटी थी और सस्ता था। क्योंकि हमारे मेंबर्स जो कराची के अलावा सूबे के दूसरे अंदरूनी एरियाज़ में हैं, दूर दूर तक हैं, जब वो आते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है होटल में रहने के लिए या उनका घर नहीं है, तो उसकी फैसिलिटी थी ये। तो हमने उसको अपग्रेड किया और हमने एक प्रपोज़ल, बल्कि बहुत पुराना प्रपोज़ल था जो फ्लोट हो चुका था, उसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया ताकि बेहतरी मिले। वो लोग जो इतनी दूर से आते हैं, कभी कभी वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो उनको रिहाइश नहीं होती है। तो अगर वो यहाँ रहेंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको फैसिलिटी मिलेगी, तो ये है कि बेहतरी होगी। क्योंकि आप देखें ना, अगर घोटकी से एक आदमी निकलता है उसको 12 घंटे लगते हैं यहाँ ड्राइव करके आने में, या कोई अगर फ़्लाइट मिल गई अगर पॉसिबल है। लेकिन नेचुरली इंसान को रेस्ट चाहिए और हार्ड वर्क करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए अगर उसकी अवेलेबिलिटी होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे जो नया हॉल बना है
उसमें भी कैपेसिटी है तकरीबन 300 लोगों की, लेकिन इस वक्त हमने 200 सीटें वहाँ डाली हुई हैं क्योंकि वहाँ पे हैं अबाउट 168 मेंबर्स हैं टोटल। और ये जो पुराना हाउस है उसको भी मैंने अपग्रेड किया हुआ है, और मेरी कोशिश होती है कि जब भी सेशन हम करें उसमें एक दिन हम वहाँ ज़रूर बैठते हैं ताकि हम उसको ज़िंदा रखें और हम दुनिया को दिखाएं कि हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर क्या है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। आजकल कोविड की वजह से कुछ अर्सा हम आगे पीछे हो गए थे, लेकिन वो इंटैक्ट हमने रखा हुआ है और हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम हम लॉ मेकिंग करें और जो पुराने लॉज हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के उसको हम अपग्रेड करें और आजकल की जो रिक्वायरमेंट है आवाम की, सूबे के आवाम की, तो वो हम पूरी करें। जिस तरह हमने कहा कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा भी है, और यहाँ पर हमने देखा बजट सेशन में कौमी असम्बली हो या सिंध असम्बली में जिस तरह से बिहेव किया गया, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सिंध असम्बली की कि जिस तरह से एक पार्लियामेंटी निज़ाम का, सिस्टम का, या उसके कवानीन का, या उसकी रेस्पेक्ट का मेरे ख्याल से हर मेंबर को सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ये पार्लियामानी लैंग्वेज भी हम बोलते हैं, इसलिए भाई आप ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल करें। इस सारी सूरत हाल को आपने हैंडल तो अच्छे तरीके से किया, ज़बरदस्त किया, मगर ये सूरत हाल पेश क्यों आई? देखिए, मेरी कोशिश रही है शुरू से लेके, ये मेरा 8वां साल है। 5 साल पहले तो बड़ा अच्छा था, मतलब स्मूथ सेलिंग थी। जो नॉर्मली अपोजिशन की प्रोटेस्ट होती हैं, अपोजिशन प्रोटेस्ट करते हैं, अपने मुतालबात सामने रखते हैं। इस दफ़ा टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट की गई। हालांकि अगर आप 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें साफ हर चीज़ क्लियर है, पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, वही लॉज फिर कोर्टों में जाते हैं और वहाँ वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर हम अपनी पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये कोई जाहिल लोग हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं है और अगेंस्ट रूल वो पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनकी डिमांड है, जो आप पब्लिक में जाते हो, जब आप जलसा करते हो तो आपकी हर डिमांड होती है ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, हमारी ये चाहिए। अब असेंबली में तो लॉज है ना, असेंबली में तो रूल्स हैं, आप रूल्स के थ्रू आए। मेन एजेंडा जो है अपोजिशन का होता है, उसमें क्या होता है कि आपके सवाल जवाब होते हैं, अपोजिशन के होते हैं। उसके बाद आपकी प्रिविलेज मोशन अगर होती है कोई, वो भी अपोजिशन की होती है। उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन है, वो भी अपोजिशन की होती है। बाकी जो लास्ट होता है स्टेज, वो होता है बिल्स का। जो गवर्नमेंट अगर किसी बिल को अपग्रेड करना चाहे, उसमें अमेंडमेंट लाना चाहे, या नया कोई डिमांड पे नया बिल लाना चाहे, तो वो आखिरी स्टेज वो होता है। और आखिरी स्टेज के बाद फिर अगर कोई अर्जेंसी है आपको, तो आप रेजोल्यूशन ले आएँ। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट एंड ब्रीफ कोई ऐसा सीरियस इशू है जो आप चाहते हैं कि अब आप एडजर्नमेंट मोशन मूव करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी आपको हाउस में बोलना है, तो आप स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने रखा हुआ है कि जब जैसे हाउस का बिज़नेस ख़त्म होगा हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स लेंगे, और लिए हमने, और डिफरेंट अर्जेंट इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन ये पिछली दफ़ा ये जो बजट में जो वाक़या हुआ, वो तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि अपोजिशन के साथ बैठ के मैंने मीटिंग की, उनके साथ बैठ के हमने डिस्कशन की। वो अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की। फिर हमने एक तरीक़ेकार बनाया कि हम बजट में क्या करेंगे। जब आप बजट लाते हैं तो बजट के प्रेजेंटेशन के बाद 5 डेज होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, उसमें आपको डिस्कशंस करनी होती हैं बजट पे। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताएं, उसके बाद जनरल डिस्कशन होती है। जो आप समझते हैं कि आपको जो राइट है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो
वो हमने एग्री किया, हर चीज़ एग्रीड थी। और उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने कहा कि जी वो बाकी जो दूसरे हमारे दोस्त हैं उसमें MQM भी है और GDA भी है, वो लोग उनके साथ नहीं थे। तो वो कहा कि हम उनको खुद संभाल लेंगे। अब जैसे ही बजट शुरू हुआ तो तकरीरें वकीलें शुरू हुई। जब चीफ मिनिस्टर साहब ने बोलना शुरू किया तो मुत्तहिदा के दोस्तों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन प्रोटेस्ट होता है कि आप अपने चेयर पे जाएं, वहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट करें तो वो रिकॉर्ड भी होता है। लेकिन अभी आप प्ले कार्ड लेके और फिर गालियाँ देना, गलत लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करना, वो सिंध असेंबली के कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं रहा। एनीवे वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया, उसमें इन्होंने भी ज्वाइन किया, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने भी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने इनको एक दिन और एक्सटेंड किया। मैंने कहा आप तकरीर करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं एक दिन बढ़ा रहा हूँ कि आखिरी स्पीच जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की होगी और फिर चीफ मिनिस्टर की होगी, जो वाइंड अप करते हैं बजट को। लेकिन उन्होंने इतना हंगामा किया और आपने देखा कि वो चारपाई लेके आ गए अंदर, और उन्होंने बाहर जो हमारे जो गार्ड्स खड़े थे उनको गालियां दी, उनको धक्के दिए। सारे वीडियोस मैंने अभी 2 दिन पहले चलाए भी असेंबली में भी। तो ये एक बेहुरमती होती है। इतनी बड़ी असेंबली है जिसने पाकिस्तान बनाया है, आप उसको ये डिग्रेड करते हैं कि आप चारपाइयाँ लेके लड़ते हुए आप वो गार्ड्स के साथ, वो गरीब आदमी हैं उनको आप थ्रेट कर रहे हो कि जी तुम बाहर निकलोगे, किधर जाओगे, हम देखेंगे तुम्हें। उनको लाते मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो आखिर एनीवे मैं मजबूर हो गया, फिर मैंने उनको कहा कि ये आप बाहर ले जाएं। उनको अंदर घुसने नहीं दिया, गेट तक आए वो, दरवाजे तक, वो जो अपोजिशन साइड का वो था, लेकिन हमने उनको बाहर निकाल दिया, जिस पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद मैं मजबूर होके मैंने अपने पावर्स यूज़ किए और उनमें से तकरीबन 10 लोग थे, 8 लेडीज़ थी, 2 लेडीज़ थी और 8 मेल मेंबर्स थे, जिनका रोल है वो वीडियो है। अगर आप वीडियो चलाएंगे आपको सब नज़र आएगा कि सामने क्या हो रहा है। तो हमने उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, जो रूल्स एंड प्रोसीजर है असेंबली का, हमने उनके ऊपर वो जो करंट सेशन था उस वक्त का, उनके ऊपर हमने बैन डाल दी कि आप नहीं आ सकते अंदर। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया कि गेट पे आके बदतमीज़ी शुरू कर दी। सारे वो जो बाहर पुलिस खड़ी थी और हमारे जो गार्ड्स खड़े थे उनको गालियाँ दी और फिर दरवाज़ों को लातें मारी। तो ये चीज़ें जो है ये कोई अच्छी बात नहीं होती, अब गलत एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। आपको थ्रेट भी किए गए, कहा गया, ऐलान किया गया कि हम इस्तीफ़ा भी दे देंगे, सिंध असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, फिर उसका क्या बना? उसके बाद भी ये कोशिशें की गई, क्या उनको सिंध असेंबली के कुछ कवानीन का पता नहीं है? क्या आपने जो कार्रवाई की वो कोई रूल्स की कोई बरक्स थी? देखिए फिरदौस शमीम आरिफ साहब जो हैं, नकवी साहब सॉरी, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं। असल में उनके साथ ट्रेजेडी है कि उनको साजिशी तौर पे उनको हटाया गया, बड़ी प्लान करके। और मैंने उनको वार्निंग दी थी एक दफ़ा बहुत पहले, मैंने कहा आपके खिलाफ साजिश हो रही है और लगता ही है कि आपको हटाएंगे, और वो हटा दिया उनको। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़, तो उन्होंने डिमांड की थी उनकी कि आप रिज़ाइन करें। तो वो अनाउंस कर दिया, मैंने रिज़ाइन कर दिया, ये कर दिया, फिर वापस आ गए। खैर मेरी आदत है कि मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई अगर रेजिग्नेशन पेश करे, उसका एक प्रोसीजर है। अगर आप रेजिग्नेशन पेश करते हैं तो आपको पर्सनली आना पड़ेगा, आपको पर्सनली मेरे सामने रेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा अपने हैंड राइटिंग में कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और रीज़न देना पड़ेगा, और फिर मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि वाकई वो सेंसिबल अंदाज में वो रेजिग्नेशन पेश कर रहा है या उसके ऊपर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो रिज़ाइन कर रहा है। क्योंकि अंदर तो हाउस में अच्छा खासा था और एकदम से उसको पता नहीं क्या हो गया,
तो मेरी कोशिश थी कि वो ना कहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको सुबह पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ बैठा रहा, तकरीबन 4 बजे तक मैं बैठा रहा, तो वो नहीं आए। फिर मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी कि जी वो पार्टी को रेजिग्नेशन स्पीकर के पास जाती है, वो कोई पार्टी के पास नहीं जाती है कि आप पार्टी को दे दें फिर आप बैठे रहें, है ना। ये तो टाइम गेनिंग का चक्कर होता है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है शुरू दिन से, जब से ये वफाकी हुकूमत वजूद में आई है, कि सिलेक्टर्स को लेकर आए हैं। तो क्या सिंध असेंबली में भी वही सिलेक्टर्स ने जो लोग भेजे हैं, या ये पीटीआई की एजेंडा है इस तरह से, मतलब हुलंगामा या पार्लियामेंट की कोई तौहीन करना, या कोई इसके पीछे कुछ और कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि इस तरह के कुछ मामलात हों? देखिए, मेरे हिसाब से तो इनका बेहतरीन जो जवाब है ना, वो आपको मुत्तहिदा के दोस्त दे सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हैं और अकॉर्डिंग टू देम वो ये कहते हैं कि ये हमारी सीट पे आए हैं और ये हमारे से सीटें जो हैं छीनी गई हैं। ये मुत्तहिदा के दोस्त कहते हैं, स्टेटमेंट्स हैं इनकी अखबारों में, टीवी चैनल्स पे। अब जैसे फिरदौस नकवी साहब को बहुत शौक़ है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने। अब उनको शायद पता नहीं है कि जो रूल्स हैं, पढ़े भी हैं उन्हें, हमेशा किताब लेके वो खड़े होते हैं, लेकिन रूल्स में ये होता है कि जब गवर्नमेंट बनती है तो स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं, 33 के करीब स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। तो उन स्टैंडिंग कमिटीज़ का इलेक्शन होता है। अब जब इलेक्शन आप करवाएंगे तो अपोजिशन सब हार जाएगी, क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी में जब इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट साइड मेजॉरिटी में 99 मेंबर्स हैं, तो वास्ट बिग ह्यूज मेजॉरिटी है, तो आप कैसे जीतेंगे। तो पिछली दफ़ा भी मैंने यही किया था कि हमारे मुत्तहिदा के दोस्त थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे इज़हारुल हसन साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं। तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा देखें आप लोग, उन्होंने अंडरस्टैंड किया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैंने कहा देखें आप इलेक्शन में आप हार जाएंगे, तो आई कैन प्ले अ ब्रिज, और मैं चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो आपका रेशो है मेंबर्स का, उस रेशो के हिसाब से मैं आपको स्टैंडिंग कमेटीज दिलवाऊँ बगैर इलेक्शन के, क्योंकि हम जब कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बिना मुकाबले सब हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट साइड है वो हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको स्टैंडिंग कमेटीज मिल जाएंगी। ही एग्रीड, और उन्होंने लिए, उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन बात यही चीज़ मैं इनको समझा रहा था, अब वो ज़िद पे अड़े हुए हैं। आप उनकी स्टेटमेंट आप देखें, जब भी वो पब्लिक में गए हैं, उन्होंने हमेशा पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात जरूर की, वो मुझे नहीं मिली। भाई तुम्हें कैसे मिलेगी यार, ऐसे तो नहीं मिलेगी। जो रूल्स हैं उसको आप फॉलो करें। तो अब भी मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो ये जो हल्ला गुल्ला है इसको छोड़ें। मे बी वो किसी की एजेंडा पे हों, लेकिन पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम।